डियर फ्रेंड्स, आपका सेकंड जो टर्म होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और बेस्ट तरीके से तैयारी करिएगा। यहाँ पे जो सेट वन है इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, और सेट वन में भी आपका जो साइंस सब्जेक्ट है इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास नाइन्थ का। और अभी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इसको बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको पूरे के पूरे सॉल्व करवाऊंगा हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे जो है आपका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो हिंदी वर्जन में मिलेगा और आपका इंग्लिश वर्जन में भी मिलने वाला है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया गया आपको, सिंपली क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया आपसे ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऊर्जा और शक्ति क्या होती है आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें जो है एनर्जी और पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा जो है वो आपकी एनर्जी है और शक्ति जो है वो आपकी पावर है, ठीक है। तो देखिए एनर्जी या फिर वर्क, कभी कभी क्या होता है, अब ये एनर्जी तो दिया है लेकिन आपके एग्जाम में वर्क जरूर आएगा, ठीक है। तो वर्क का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम जूल में डिनोट करते हैं। जूल की स्पेलिंग जो JOUL होती है, और स्मॉल लेटर में हम जो इसको डिनोट करते हैं वो जे से करते हैं। पावर जो होता है आपका, जिसको हम शक्ति बोलते हैं, तो पावर जो है हमारी वॉट में काउंट होती है, तो इसका एसआई मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो चुका है जो पहला क्वेश्चन है। सिंपली 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी कि जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, और आवर्ती जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, किस प्रकार का संबंध है, रिलेशन हमको बताना है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और साउंड का जो है वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ को हम जो डिनोट करते हैं ये लैम्डा से करते हैं, फ्रीक्वेंसी को म्यू से करते हैं, और वेलोसिटी को वी से करते हैं, ठीक है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी को एन से भी किया जाता है, ध्यान रखना। कई कई बुक्स में जो है NCERT के अलावा जो अगर कोई बुक्स आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कभी कभी क्या बुक्स जो है स्कूल में अपने हिसाब से भी मंगाए जाते हैं, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी एन से भी डिनोट की जाती है। तो हम वी को लिख सकते हैं, वी इज द वेलोसिटी, यानी वेग बराबर होता है आपका लेमडा गुणा में एन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यही होता है संबंध। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवर्ती जिसको हमने आपको वी से बताया है, म्यू से बताया है, इसको आप आवर्ती को एन से चाहो तो डिनोट कर सकते हो, और तरंग को कैपिटल वी से कर लिया तो इसके बीच में जो संबंध होता है वी इक्वल्स टू लेमडा वी या लेमडा एन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो देखिए H2O लिखा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन जो है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 1 होता है, और जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन केवल इसका ऑक्सीजन का केवल 16 होता है, ठीक है। इसको हम यू से बोलते हैं, यू हम इसको डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये इकाई बोल सकते हो आप, यू मतलब यूनिट होती है, यूनिट मतलब इकाई होती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु 1 यू होता है, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, तो 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है। अब समझिए, जल के यहाँ पे 2 बार किया गया, इसको हटा। जल के अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन है, 2 परमाणु क्या है यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, H2O में 2 परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 परमाणु क्या है, ऑक्सीजन का है, और 1 परमाणु जो है ऑक्सीजन का होता है। यानी कि 2 गुणा में जो हाइड्रोजन का परमाणु कितना, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है आपकी, द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, तो 2 तो है ही, 2 तो आपको हाइड्रोजन दे रखा है, और उसके साथ में मल्टीप्लाई कितना करोगे, हाइड्रोजन की एक की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, तो 2 गुणा में 1, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो 2 प्लस आपके साथ में इसके साथ में जुड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक अणु जो है 16 परमाणु का द्रव्यमान होता है, तो इसमें 16 जोड़ दीजिए, टोटल हो गया 18 U, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी समझाया वही चीज़, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होती है 1 यूनिट, हाइड्रोजन केवल H की बात कर रहे हैं। अगर H2 है तो 1 गुणा में 2 हो जाएगा, अगर H3 होता तो 1 गुणा में 3 हो जाता, अगर H4 होता तो 1 गुणा में 4 हो जाता। समझ में आ रहा है आपको। तो हाइड्रोजन तो एक ही होता है, लेकिन वो कितने अणु हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके साथ और कोई अणु जुड़ा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन को हम जोड़ देंगे उसमें, तो 18 हमारा जो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखी हुई है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 U, यानी कि आपका 1 यूनिट है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होते ही 16 U, यानी कि एक ऑक्सीजन में 16 आपके क्या होते हैं, मास होते हैं, ठीक है, 16 केवल एक ऑक्सीजन में।
और अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है। तो H2 यानी कि H कितना होता है 1 गुणा में 2 कितना है, मतलब H कितना है 2, तो 2, ठीक है। इसके साथ जुड़ा क्या है O, प्लस में 16, तो यहाँ पे 16 और 2 18 हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब 1 मोल से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे डिफाइन करना है आपको। तो किसी पदार्थ यानी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, एक कोई भी पदार्थ है, उसमें उसका तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, आयन हो सकता है, उसके 6.022 इंटू 10⁻23 कणों को 1 मोल कहते हैं। अब ध्यान देना, किसी पदार्थ के तत्व हो, यौगिक हो या आयन हो, उसके 6.022 इंटू 10⁻23 कणों, या कणों में कौन शामिल होते हैं, परमाणु होता है, अणु होता है या आयन होते हैं, तो इन सभी को जो है ये सारे के सारे ये चीज जो है बराबर होती है, ये 1 मोल के बराबर होती है। और ये चीज जो है अवगार्दो नंबर कहलाती है, ठीक है। अवगार्दो नंबर कैसे कहलाती है हम आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आपका रिपीट होगा। तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ए मोल इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेनिंग 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन लिखोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स उठाए गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस हैं, और बेसिक क्वेश्चंस जानने जरूरी है, क्योंकि आने वाले 10th और 12th में तो फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 12th में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएंगी। तो अभी से आप पढ़ना इसको शुरू कर दें, रटना शुरू कर दें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो उसको हम एजोबैक्टर भी कहते हैं और उसको हम राइजोबियम भी कहते हैं। तो आपको दोनों में से जो याद आता है नंबर, जो मतलब नाम आसानी से आप याद रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक नाम याद रख लीजिए। अगर 2 पूछता है तो 2 बता देना, अगर वो 2 नहीं पूछता है तो आप 1 बता देना, लेकिन ये दोनों याद रख लेना, ये जिंदगी भर काम आएंगे जब तक आप पढ़ोगे तब तक। तो एक होता है एजोबैक्टर और दूसरा होता है आपका राइजोबियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एड्स बीमारी जो है किस बीमाणु का कारण होती है? तो यहाँ पे विषाणु जो होता है उसको हम बोलते हैं वायरस, और ये वायरस का नाम होता है HIV, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और हिंदी में इसको बोलते हैं मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा याद करना चाहते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई भी बच्चा हो, अगर वो इंग्लिश में भी लिखता है इस रोग का वायरस, तो भी उसको नंबर मिलेंगे, अगर वो हिंदी में लिखता है तो भी उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या याद करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? नाइट्रोजन गैस जो है 78% से ज़्यादा है। राउंड फिगर में आप 78% लिख दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 78.08% जो है वायु आपका वायु में ऑक्सीजन जो है विद्यमान है, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन विद्यमान है। तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है पूरे वायुमंडल में है, और उसकी संख्या जो है पूरे 100 में से 78% तो खुद ही अकेला है। बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वो ये सब कुछ, इसमें 78 को छोड़ दोगे तो आपको 22% मिलेगा। 22% में सब कुछ शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, और ये नाइट्रोजन ही है सबसे ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा चिप्स के पैकेट में या फिर आप कोई भी मसाले वाले पैकेट्स होते हैं, सभी में नाइट्रोजन जो है उपयुक्त किया जाता है। इसके बाद में आ जाइए सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो पूछा गया उस क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अब सेक्शन बी में क्या पूछा गया, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे 3 नंबर का एक प्रश्न है। 1 जूल को परिभाषित कीजिए और उसकी भौतिक राशि, उस भौतिक राशि का नाम बताना है जिसका SI मात्रक जूल है। अभी अभी हमने ऊपर ऊपर, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ा होगा, अगर ध्यान दिया होगा और समझ रहे हैं ध्यान से और सुन रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जूल किसका मात्रक होता है, वो होता है वर्क या एनर्जी का, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सावधानी से, आसानी से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इस बात को। 1 जूल को परिभाषित करना है, तो 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन बल को, बल की दिशा में, यानी कि 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में, जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक कोई डब्बा रखा हुआ है, इसको आप यहाँ से ढकेल रहे हैं, इस डायरेक्शन से यहाँ पे धक्का मार रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन बल, और यहाँ पे आपने 1 न्यूटन बल लगाया है, इस पे 1 N जो है बल लगाया है, और इसको आप धकेल रहे हैं अपने बल की दिशा में। बल की दिशा कौन सी है, इस दिशा में। तो बल की दिशा में 1 मीटर तक, यानी कि यहाँ से आपने ढकेलना शुरू करा और इसको आप लेके गए 1 मीटर तक।
तो इतने मीटर तक 1 न्यूटन जो बल लगाया आपने, तो यहाँ पर जो है 1 न्यूटन का बल लगाया 1 मीटर को 1 मीटर इस वस्तु को या इस डब्बे को सरकाने के लिए या फिर पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपने कार्य किया यानी कि यहाँ पे आपने बल लगाया, फोर्स लगाया, तो आपने कोई ना कोई तो कार्य वर्क किया है, और अगर कार्य किया है तो वही जो है 1 जूल हो जाता है। सिंपल डेफिनेशन ये है। अगर इलेक्ट्रिक टर्म में पूछ लेता कि 1 जूल कैसे होता है, तो 1 जूल जो होता है वो क्या होता है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर बोलते हैं, ए से एम्पियर होता है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम का प्रतिरोध जो होता है, इस तरह से ओम लिखते हैं, 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड के अंदर गुजरने में जो भी व्यय किया गया कार्य है या ऊर्जा है, उसी को हम जो है 1 जूल कहते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा या फिर किए गए कार्य के वो बराबर होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है। 1 जूल क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू द वर्क डन इन अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, वो भी कितने डिस्टेंस तक, ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए। तो वहां पर जो आपने कार्य किया है, वर्क डन किया है, वही आपका जूल है। ठीक है, और इसको आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिक टर्म में भी समझा सकते हैं। तो 1 जूल इज द इक्वल टू द एनर्जी स्पेंड और वर्क डन इन पासिंग इन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम फॉर 1 सेकेंड। यहाँ पे सब कुछ 1 है। ठीक है, 1 एम्पियर, 1 रेजिस्टेंस या ए रेजिस्टेंस 1 ओम का है और 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हो आप। और यहाँ पर एक और चीज़ पूछी गई थी कि ये आपका जो उस भौतिक राशि का नाम बताना है जिसका SI मात्रक जूल होता है। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि एनर्जी है या फिर वर्क जो है, ये दोनों के दोनों, यानी कि ऊर्जा या कार्य, यानी कि जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आज ये 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। दिए गए माध्यम में एक ध्वनि की तरंग जो है, कोई भी आपका माध्यम है, उसमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 220 हर्ट्ज है। यानी कि यहाँ पे कितना दिया है, 220 वर्ड्स हर्ट्ज जो है आपको फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं या फिर हम म्यू से भी ऐसे टेढ़ा वी बना के डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 220 हर्ट्ज, और तथा वेग जो है, वेलोसिटी जो दे रखी है वो 440 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। तो मीटर अपॉन सेकंड दे रखी है, तो मीटर अपॉन सेकंड 440, वेग इसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसकी जो है तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। अभी अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि जो आपका तरंग दैर्घ्य का होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका, जो भी होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा v जो आपका फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है n इंटू लैम्डा। ठीक है ना। आवर्ती क्या होती है, आवर्ती जो होती है आपकी n इंटू लैम्डा होती है। v क्या है, वेग है, तो यहाँ पर ये क्या है, वेग है। ठीक है, वेग बोलिए, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी है ये। अब वेलोसिटी आपको दे रखी है v इक्वल्स टू एन लैम्डा। आपको दिया क्या गया, n दिया गया है, तो n की जगह रख देंगे हम, और हमें निकालना क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा को उधर ले जाएंगे, तो अगर लैम्डा उधर ले जाते हैं तो v इधर आ जाएगा, तो यानी कि v अपॉन में n हो जाएगा। तो 40 अपॉन में 220 हो जाएगा, तो 2 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करनी है। 46 ग्राम है सोडियम का एटम। तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फंडा क्या होता है हमारा, एन जो होता है, गिवन जो परमाणु की संख्या जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये एन जो बराबर होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बोले तो एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन में एम। ठीक है, और डब्ल्यू कितना दे रखा है, और इनटू में अवगार्डो संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है 16 ग्राम सोडियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अवगार्डो नंबर भी होता है साथ में इनटू में। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको आंसर को, तो एन तो दे ही रखा है आपको। ठीक है, और इसको हम डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एम ले लिया हमने गिवन जो मास है, और कैपिटल एम ले लिया हमने जो मोलर मास होता है, इनटू एन नोट जो होता है, एन जीरो जो है ये अवगार्डो नंबर है। एम हमारे को 46 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, आप देख सकते हो, एक बार सोडियम में देखोगे तो यहाँ पे 46 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मोलर मास जो है सोडियम का वो क्या होता है, वो होता है 23। तो हमें देखना है जो भी मोलर मास दे रखा है उसको हम लिख देंगे नीचे। मोलर मास एम कैपिटल एम से डिनोट होता है यहाँ पे
हमने 23 रख दिया। 46 तो हमें दिया हुआ था और उसका मोलर मास हमें पता होना चाहिए सोडियम का। तो सोडियम का हमें मोलर मास कितना है, 23 होता है। और इनटू में अवोगाड्रो संख्या, अभी अभी हमने ऊपर देखा अवोगाड्रो संख्या क्या होती है, वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको हम काटेंगे, 23 दूनी 46 हो जाता है। अब 2 गुणा में ये पूरा का पूरा करोगे, तो 2 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12.044 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर जो है आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। मैथमेटिकली आपको इसको देखना है। तो यहाँ पे ये कटोगे और कटने के बाद में जो है इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट जो है आपका थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। बहुत ही सिंपल सा है। थॉमसन का जो मॉडल था उसमें एक एटम के लिए उसने क्या बताया था, थॉमसन ने कहा था कि ये जो एटम है ये सिमिलर होता है आपका क्रिसमस की पुडिंग की तरह, क्रिसमस केक या क्रिसमस का हलवा जो होता है उसकी तरह बराबर सा दिखने में लगता है। और थॉमसन ने फिर प्रपोज किया था, इसके दो ही चीज़ें उसने प्रपोज करी थी। एक तो कि एटम जो है वो कंसिस्ट होता है स्फेरिकल पॉजिटिव चार्जेस विद द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो सारे के सारे उसी के अंदर होते हैं, एम्बेडेड इन इट, ठीक है। और दूसरा जो है पॉजिटिव और जो है नेगेटिव चार्जेस जो है एटम के, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हो जाए। यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। यानी अगर 10 पॉजिटिव हैं तो 10 ही नेगेटिव होंगे। इस तरह से आपका दोनों, जब मान लो कि 10 किलो का वेट मैं आपके एक साइड में रखता हूँ, तो और 10 किलो का आदमी, मतलब झूले का हम देखा है हमने, जिगजॉ वाला झूला वो जो होता है पार्क में, एक तरफ आप बैठ जाओ और दूसरी तरफ उतना वेट रखो जितना आपका वेट है, फिर दूसरी तरफ आप अपने साथ में किसी को बैठाओ उतना वेट रखो, तो हमेशा वो झूला इक्वल चलेगा। तो इस तरह से ही इसका थॉमसन का मॉडल था। अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहें तो थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया था कि परमाणु का जो मॉडल होता है वो क्रिसमस के केक या हलवे के समान होता है। और उसने ये भी बोला कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल होता है उसके अनुसार जो है परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरी चीज़ उसने कहा था परमाणु जो होते हैं यानी कि एटम्स जो होते हैं उसमें धन आवेश युक्त प्रोटॉन्स भी होते हैं और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिनका मान जो है वो समान होता है। इसलिए ये परमाणु जो होते हैं वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। दोनों जब पॉजिटिव और नेगेटिव सब मतलब फोर्स बराबर रहेगा, दोनों का बराबर रहेगा, तो आप समझिए कि जैसे कि एक गिलास में से या एक बाल्टी में से एक गिलास आपने पानी निकाला और आपके दोस्त ने उसी बाल्टी में फिर वापस एक गिलास डाल दिया, आप एक गिलास निकाल रहे हो दूसरा एक गिलास डाल रहा है, तो वो चीज़ बराबर रह जाएगी, तो न्यूट्रल वहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, ना कोई फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पर 12वां जो क्वेश्चन है इसमें 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा ये आपको बताना है। मोलिकुलर मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया था ऊपर कि एक ऑक्सीजन जो होता है उसमें कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। तो जब हम मास ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 16 एक में होता है, तो 2 में कितने हो गए, 32 ग्राम हो गया। तो इसके बाद में मास कितना पूछा है इसने, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु में पूछा है। तो हमें क्या करना है, 0.5 मोल को, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अणु में आपका 16 ग्राम होता है, तो 2 में हो गए 32, और आपसे पूछा कितने में, तो यहाँ पे 32 गुणा में आपका 0.5 हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ग्राम जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब ये आगे देखना चाहो तो इसको हिंदी में भी लिखा है, वही चीज़, परमाणुओं की एक मोल में द्रव्यमान जो है 16 होती है, तो 2 मोल ऑक्सीजन होंगे तो कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, तो ये 32 ग्राम आ जाएगी। और हमें निकालने के लिए दिया है 0.5 मोल का ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना है, तो हमें क्या करना है, 32 ग्राम में इस 0.5 को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर 16 ग्राम आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा गया है, 3 नंबर के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, तो व्हेन यूजिंग ए वैक्सीन, यानी कि जो सुई होती है ना जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, बाई विच किलिंग और प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी विच इंक्रीजेज द बॉडीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, जो है वो हमारा इंक्रीज कर देता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हिंदी में आप समझें, जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं,
तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि हमारा जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है और शरीर में रोगों से जो है लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण या फिर ह्यूमनाइजेशन कहते हैं। यही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखी है और वही चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है। एक बार इंग्लिश हिंदी में पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, जब हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ मिल जाए तो इंग्लिश वाला तो बच्चे हिंदी थोड़ा सा समझ करके अपने आप को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और जो इंग्लिश के बच्चे नहीं हैं, जो हिंदी के हैं, तो वो भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इंग्लिश कैसे समझी जाती है, इंग्लिश में क्या चीज़ है जो आपको दिक्कत करती है। तो हमेशा जो है एक बार इंग्लिश को ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको फ़ायदा हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर, जल प्रदूषण के 3 कारण बताने हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट तो होता ही है आपका, औद्योगिक अपशिष्ट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर ए मेजर कंट्रीब्यूटर for water pollution या to water pollution. Many industry sites produces waste in the form of toxic chemical and pollutants, यानी कि दुनिया भर में उद्योग और औद्योगिक स्थल जो है जल प्रदूषण के लिए प्रमुख योगदान करता है और कई औद्योगिक स्थल जहरीले रसायनों और प्रदूषकों के रूप में अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। 3 कारण बताने हैं, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। केवल नाम भी लिख सकते हो, नाम लिखने पे एग्जामिनर क्या देगा, आधा नंबर, फिर वो हो जाएगा गड़बड़। तो गड़बड़ नहीं करना, हमको एक एक लाइन जरूर लिखनी है। सीवेज और वेस्ट वाटर, तो सीवेज जो है हम मलमूत्र त्याग करते हैं वो भी है। तो हार्मफुल केमिकल्स और बैक्टीरिया जो है, पैथोजेंस जो हैं, वो हमारे सीवेज और वेस्ट वाटर में पाए जाते हैं। जो हम कपड़े धोते हैं या फिर हम मलमूत्र त्यागते हैं, वो सब में जो है एक हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, इसमें बैक्टीरियाज भी होते हैं और पैथोजेंस भी होते हैं, जिसको हमारा शरीर निकाल देता है और वो जाके पानी में मिलेगा तो नुकसान करेगा, यानी कि वाटर पोल्यूशन कर रहा है। तो सीवेज और अपशिष्ट जल जो होते हैं, सीवेज और अपशिष्ट जल में हानिकारक रसायन और बैक्टीरिया रोगजनक पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपका वाटर पोल्यूशन जो हो जाएगा वो किससे होगा, तो इस वजह से होगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसमें से एक्सट्रीमली हजार्डस जो है एनवायरनमेंट के लिए जो है वो निकलता है मटेरियल या वेस्ट। ठीक है, उसको हम डिस्पोज अगर प्रॉपरली ना करें तो भी हमारा जो है वाटर क्या होगा, वो पोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पोल्यूट हो गया तो फिर दिक्कत होना है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाली सुविधाओं से रेडियोधर्मी कचरा पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इसका उचित निपटान किया जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, वाटर आपका पोल्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हमने 14 क्वेश्चंस देखे। सेक्शन सी में आपके 5-5 नंबरों के बड़े क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 5 में से केवल 3 ही करने होंगे। यहाँ पे हर जगह पे जो लिखा हुआ इस चीज़ को जरूर पढ़ लेना, मैं आपको बताना भूल गया। जैसे कि हम किसी भी सेक्शन में जाएंगे तो सेक्शन के ऊपर ही, जैसे कि आप सबसे पहले ए सेक्शन में जाइए तो यहाँ पर जो आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से केवल 5 करने होंगे। एग्जाम में ध्यान रखना, केवल सेक्शन ए में से 5 ही करने होंगे। और उसके बाद अगर हम सेक्शन बी में जाते हैं तो सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी में भी आपको केवल 5 ही करने होंगे। ठीक है, जितने भी दिए होंगे उसमें से 5 करने हैं। और इसके बाद में जब सेक्शन सी में जाओगे तो वहाँ केवल आपको 3 करने होंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेक्शन सी में। तो यहाँ पर जो सेक्शन सी है ये बड़े 5-5 नंबर का एक, मतलब 5 नंबर का एक होगा। तो 5 गुणा 3 करोगे यानी 3 क्वेश्चन करोगे तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिलेंगे। सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन करने हैं और आपको 15 नंबर मिल जाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 में से केवल आपको 3 करने हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 5 में से 3 ही करने हैं। और 3 आपकी मर्जी, आप कौन सा कर सकते हो। किसी पिंड की गति ऊर्जा को परिभाषित करना है और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक जो है आपको, मतलब एक्सप्रेशन जो है काइनेटिक एनर्जी का, वो बताना है। इसके अलावा 16वां जो क्वेश्चन है इसमें करना है डिफाइन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है एक वेव का, और रिलेशन बिटवीन द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, वो भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। समस्थानिक के कोई 3 उपयोग जो है हम सेकंड पार्ट में, दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इन 5 क्वेश्चनों को, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि 5 नंबर के हिसाब से हम 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में आपके कोई भी 3 इनमें से करने होंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं।
ठीक है। तो जल चक्र का आरेख चित्र में रहते हुए आपको व्याख्या करनी है। संक्रामक और असंक्रामक रोग के उदाहरण क्या है, उनमें अंतर स्पष्ट कर देना है। तो इस तरह से केवल 19 ही प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट ए में आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं, पार्ट बी में आपको 5 प्रश्न करने हैं, पार्ट सी में जो है आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 5, 5, 10 और 3, 13 प्रश्न ही करने हैं। टोटल आएंगे 19 प्रश्न। तो 19 में से आपको 6 जो है मतलब एक तरह से ऑप्शन मिल गए, लेकिन आपको करना है केवल 13 है, और उसके लिए भी आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप डिपेंड रहें। नेक्स्ट पार्ट आपका जो सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम इसका सारा सोल्यूशन बता देंगे। अभी आपको मैंने पार्ट ए और पार्ट बी का सोल्यूशन इसमें बताया है। पार्ट सी के सोल्यूशन के लिए वेट करिए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कर रहे हैं, तो हिंदी और प्लस इंग्लिश बनाने में थोड़ा समय लगता है और समझाने में भी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लेंथी ना हो आपके लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।